नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 38 है। पार्ट नंबर 37 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या देखे, यहाँ पर आपको 12 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 23 हो रहा है, 23 ले 34 हो रहा है, 34 ले 45 हो रहा है, 45 ले 56 हो रहा है, 56 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 12 से क्या हो रहा है, 23 हो रहा है, तो 12 में अगर 11 को जोड़ देंगे 23 आ जाएगा, और 23 ले क्या लिख रहे हैं, 34 लिख रहे हैं, तो 23 में भी क्या करते हैं 11 को जोड़ देंगे 34 आ जाएगा, और 34 ले क्या लिख रहे हैं 45 लिख रहे हैं, तो 34 में भी क्या करेंगे 11 को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, तो 45 में क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए 56, तो 45 में भी क्या करेंगे 11 को जोड़ देंगे तो 56 आ जाएगा। तो 56 में कौन सी संख्या है, तो 56 में क्या करते हैं 11 को जोड़ते हैं, जब 56 में 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, ये 67 हो गया, कितना क्या 67 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 67 हो गया। तो 67 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 14 जो है यहाँ पर आपको 210 ले समेत है, तो एक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 16 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसी में बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोलकर है, ये बोल रहा है कि 14 क्या करेंगे यहाँ पर 210 आ जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 16 को रखेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको 14 को क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 14 दिख रहा है, तो 14 में अगर मान लीजिए देखिए 15 से गुना करेंगे, ठीक है, 14 से 1 बढ़ाकर 15 से गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 दिख रहा है, तो 16 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ गया, ये 17 आ जाएगा। तो 16 में 17 से गुना करेंगे ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 272 आ जाएगा, ठीक है ना, 272 आ गया। तो 272 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अभिषेक अपनी कक्षा में ऊपर से 17वें और नीचे से 49वें स्थान पर हैं, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अभिषेक अपनी कक्षा में कितने ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से क्या है 49वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना ध्यान से देखते हैं, जो अभिषेक है, ठीक है, अभिषेक अपनी कक्षा में ऊपर से क्या ये 17वें स्थान पर है, ठीक है, 17वें स्थान पर हो गया। और बोल रहा है कि नीचे से 49वें स्थान पर है, तो नीचे से ये 49वें स्थान पर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब कुल विद्यार्थी पूछेगा ना तो इन दोनों का आपस में जोड़ लेंगे और माइनस यहाँ पर 1 कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए तो इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद में देखिए 66 आ गया, ठीक है। और 66 में से क्या करते हैं ना, एक को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 65 आ गया, यानी उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 65 को हैं। तो 65 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में यानी BIRD को यहाँ पर 2739 और DRIP को यहाँ पर 3978 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो दी गई कूट भाषा में P का कूट क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोलकर है, देखिए ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुल भाषा दी है जिसमें देखिए BIRD को यहाँ पर 2739 है और यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए DRIP को यानी 3978 में लिखा जाता है, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यानी P का कूट क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए इनको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, ये आपको अक्षर लिखेंगे। देखिए B हो गया, I हो गया, R हो गया और D हो गया, इनको क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 27 और 39 लिख रहा है, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, D लिख रहा है
ठीक है, आर लिख रहा है, आई लिख रहा है और पी लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, देखिए 39 और 78 लिख रहा है, ठीक है ना। उसी कुछ भाषा में बताना है कि पी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये अक्षर दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है। अक्षर को अक्षर में कौन मिलाएंगे और संख्या को संख्या में कौन मिलाएंगे, जो आपको कौन मिल जाएगा वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए इसमें आपको कौन क्या मिल रहा है, पी हो गया, आई दिख रहा है, आई मिल रहा है, आर हो गया, आर हो गया, डी हो गया, डी हो गया, सब तो मिल रहा है, ठीक है ना, ये तीनों मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें बी दिख रहा है, इसमें आपको पी दिख गया है, ठीक है। उसी प्रकार से संख्या में रखते हैं। देखिए संख्या में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 9 दिख रहा है, इसमें 9 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ठीक है ना, ये भी तीनों मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कॉमन देखिए 2 आ गया, इसमें कॉमन आपको 8 आ गया, यानी पी का कुट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 हो गया, तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या लिखा है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। 3 मतलब देखिए यानी 700 क्या लिख रहे हैं, 15, 3 अंक दिया है और यहाँ पर 5 को संख्या दिया है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको बोल रहा है ना कि देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे बड़े छोटी संख्या के दूसरे अंक में जुड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। यानी इसे कहने का मतलब होगा कि नीचे यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो कि 3 अंकीय संख्या पर, 3 मतलब 715 दिए 3 अंक दिया है, 906 दिया है 3 अंक दिया है, 570 दिया है 3 अंक दिया है, ठीक ना। यहाँ पर 853 दिया 3 अंक दिया है, यहाँ पर 418 लिख रहा है 3 अंक है और 5 को संख्या है। यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखिए ये आपको सवाल क्या पूछ रहे हैं, सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या दिख रहा है इसमें 906 दिख रहा है, ठीक है ना, 906 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 906 को रखेंगे और नहीं, हाँ 906 ना, तो 906 क्या दिख रहा है, ये बड़ी संख्या हो गया, ठीक है ना, ये बड़ी यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कोई सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा दिख रहा है, 570, ठीक है, नहीं 418 आ गया। सबसे छोटी संख्या क्या आ गया, ये 418 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपको छोटी संख्या हो गया, ठीक है, ये छोटी संख्या हो गया। आगे देखिए अब बोल रहा है कि अंक में जुड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक क्या दिख रहा है, तीसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो 6 को रख लेंगे। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के ये दूसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इन दोनों को जुड़ा जाए आपस में, यहाँ पर 1 हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 7 आ जाएगा, तो 7 हो गया। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में विशेष संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी लड़का जो है आपको पुरुष ले समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बच्चा जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये लड़का, लड़का को क्या करेंगे कि यहाँ पर पुरुष से समित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बच्चा, बच्चा क्या है यहाँ पर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर लड़का, लड़का जो है ना वो यहाँ पर आपको लड़का है, एक बड़ा होकर क्या बनता है, एक पुरुष बनता है। जैसे लड़का हो गया वो बड़ा बनेगा तो क्या हो गया, वो पुरुष बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं देखिए लड़का, ठीक है ना, लड़का एक, ठीक है ना, बड़ा, ठीक है, बड़ा होकर, होकर, ठीक है ना, पुरुष बनता है, ठीक है। जैसे पुरुष यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, ये पुरुष, पुरुष, ठीक है, पुरुष बनता है, ठीक है ना, ये बनता है। जैसे लड़का हो गया, लड़का बड़ा होगा तो पुरुष बनेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर बच्चा दिख रहा है, तो बच्चा, अब बच्चा जो है ना, यानी एक बच्चा बड़ा होकर, ठीक है ना, यानी वयस्क बनता है। वयस्क मतलब थोड़ा व्यथु से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखते हैं, ठीक है, एक बच्चा, ठीक है ना, एक बच्चा, ठीक है ना, एक बच्चा बड़ा, ठीक है, बड़ा, ठीक है, बड़ा होकर, यानी होकर, ठीक है ना, बड़ा होकर क्या बनता है, वयस्क बनता है, ठीक है ना, वयस्क, ठीक है, बनता है, बनता, ठीक है, बनता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वयस्क लिखा जाएगा, ठीक है, ये वयस्क हो गया है,
देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लड़का जो है वो बड़ा होकर एक पुरुष बनता है, उसी प्रकार से बच्चा जो बड़ा होकर ना वैश्यक बनता है। तो वैश्यक को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितनी विषम संख्या हैं बाएं से दाएं, बोल रहा है कि बाएं से दाएं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या आती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक श्रृंखला दिया है। अब इसी श्रृंखला में आपको बताना क्या सवाल, देखिए यहाँ से पूछा है, ठीक है ना। ऐसे कितनी विषम संख्या है, बोल रहा है कैसे कितनी विषम संख्या है, तो यहाँ पर विषम को रखते हैं। ठीक है, ये विषम संख्या रखते हैं, ठीक है ना, विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है वो जो बोल रहा है, देखिए विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है बाएं से, बोल रहा है कि बाएं से, ठीक है ना, बाएं से जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या आती है। बाएं से, तो बाएं से भी क्या आती है, एक विषम संख्या भी आती है, विषम संख्या आती है। ठीक है ना, विषम संख्या, यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने यहाँ पर विषम संख्या है जिनके बाएं भी एक विषम संख्या है, जिनके बाएं विषम संख्या है। दाहिने क्या है, एक कुछ नहीं है, दाहिने नहीं बोला है, ठीक ना, तो बाएं विषम संख्या बोला है। देखिए अतः यहाँ पर क्या देखते हैं, सबसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये 5 दिख रहा है। ठीक है, 5 क्या है, ये विषम संख्या है। इसके बाएं क्या दिख रहा है, 5 7 दिख रहा है, ये विषम संख्या है। ठीक है ना, इसके दाहिने देखिएगा तो ये सम संख्या 4 आ गया, नहीं हमको केवल बाएं देखना है। ठीक है, यहाँ पर 1 बन गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे दूसरा में क्या दिख रहा है, ये देखिए 9 दिख रहा है। 9 क्या है, ये विषम संख्या है। इसके पहले भी 3 क्या आ गया, विषम संख्या गया। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और 9, ठीक है ना, 9 1, यहाँ पर भी आपको 5, तो 2 तो पहले नहीं विषम संख्या नहीं आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है 1 दिख रहा है, 1 क्या दिख रहा है, ये और विषम संख्या है, और विषम संख्या के बाद एक 9 क्या दिख रहा है, विषम संख्या है, यानी 3 हो गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसमें 3 दिख रहा है, यानी 3 ऐसी विषम संख्या है जिनके बाएं भी आपको विषम संख्या है। तो यहाँ पर आपको 3 देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझता है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको लकड़ी दिया है, मेज दिया है और दरवाजा दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, लकड़ी दिख रहा है। सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, लकड़ी दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको लकड़ी को रखते हैं, लकड़ी हो गया। ठीक है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, लकड़ी, यानी कुछ लकड़ी, यहाँ पर आपको कुछ लकड़ी का मेज बनता है। ठीक है, यहाँ पर मेज रख लेते हैं, और कुछ लकड़ी का यहाँ पर क्या बनता है, दरवाजा भी बनता है, दरवाजा हो जाएगा। ठीक है, दरवाजा है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, लकड़ी दिख रहा है, यानी लकड़ी, कुछ लकड़ी का मेज भी बनता है और कुछ लकड़ी का दरवाजा भी बनता है। देखिए ना, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पर मेज, यानी कि कुछ मेज क्या होता है, लकड़ी का भी होता है, और कुछ दरवाजा भी क्या होता है, ये लकड़ी का भी होता है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ है और जी एक गोल मेज पर तो उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी सी के दाई पड़ोस, देखिए यानी सी के ठीक दाई पड़ोस में बी बैठा है, यानी बी के बाईं ओर से गिनने पर बी और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में जी बैठा है। तो सी के दाईं ओर से गिनने पर सी और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एक गोल मेज पर तो उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि सी के दाईं ओर से केवल बी बैठा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ना कितने व्यक्ति दिया है, 2 2 4 2 6 1 7 व्यक्ति दिए जो गोल मेज में करते हैं, हो गया। देखिए यहाँ पर आपको गोल मेज हो गया, जैसे यहाँ पर ए को रखेंगे, इसमें बी रख देते हैं, यहाँ पर आपको सी सॉरी यहाँ पर 3 के 1 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया,
एक 7 हो गया, ठीक है ना, 7 व्यक्ति हो गया, ठीक है, 7 व्यक्ति हो गया, थोड़ा सा छोटा छोटा, ठीक है ना, ये 7 व्यक्ति हो गया, जिससे यहाँ पर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हो गया जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है, तो सी को रखते हैं, ठीक है ना, तो सी को यहाँ पर रखते हैं, सी के दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, तो बी बैठा है, ठीक है, बी हो गया। और इसके बाद में बी तो सी, ठीक है ना, नहीं यहाँ पर आपको सी को यहाँ पर रखते हैं, सी इसके दाईं में पड़ोस में बी बैठा है, बी को रख लिए, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि बी के बाईं ओर से गिनने पर, ठीक है, बी के बाईं ओर से गिनने पर बी और ए के बीच में केवल यानी केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बोल रहा है कि बी और ए के बीच में, तो बी को बाईं ओर से, तो बाईं इधर आता है ना, बी के बाएं से क्या कहता है कि ए को, बी और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए को रखते हैं, तो 1 2 3, हाँ 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बोल रहा है कि सी के बाईं ओर से, तो सी के बाईं ई दिख रहा है, सी के बाईं ओर से सी और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, डी को यहाँ पर रखते हैं। देखिए 1 2 3, हाँ 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं बाईं ओर से। अब बोल रहा है कि एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में जी बैठा है, लेकिन एफ के दाहिनी ओर कौन बैठा है, यानी एफ पड़ोस में जी बैठा है। देखिए यानी एफ बोल रहा है कि एफ के दाईं ओर, तो एफ को कहाँ रखते हैं, एफ को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना। एफ के दाहिने ओर से डी, एफ के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर ना, देखिए दाईं ओर से पड़ोस में दिख रहा है, नहीं देखिए एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में यहाँ पर जी बैठा है, तो एफ के दाहिने ओर पड़ोस में ना, तो एफ के दाहिने ओर, हाँ तो देखिए एफ को यहाँ पर रखते हैं, एफ को यहाँ पर रखेंगे ना, तभी ना इसके दाहिने ओर जी में जी बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि सी के दाईं ओर से गिनने पर ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। बोल रहा है कि सी के दाईं ओर से गिनने पर ना ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ई आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए सी के दाईं ओर, तो सी के दाहिने इधर आता है, ठीक है ना, सी के दाहिने ओर से यानी ए और सी के बीच में, यहाँ पर सी दिख रहा है और ए दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, यानी 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 3 गो व्यक्ति हैं। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए शहर ए शहर बी के उत्तर में है, शहर सी शहर ए के पश्चिम में है, शहर डी और शहर सी के दक्षिण में है, और शहर ई शहर डी के पूर्व में है, तो शहर बी और शहर ई के दक्षिण पूर्व में है, तो शहर ए के संदर्भ में यानी शहर ई का स्थान क्या है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपका दिख रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए शहर जो ए है ना शहर बी के उत्तर में है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दक्षिण होता है, ठीक है ना। अब देखिए शहर बोल रहा है कि शहर ए जो है ना शहर ए, यहाँ पर शहर बी के उत्तर में है, शहर जो ए है शहर बी के उत्तर में है, ठीक है ना, तो शहर बी के उत्तर में है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको बी को रखते हैं, ठीक है, और शहर ए को उत्तर में है, यानी शहर जो बी है ना बी, देखिए शहर जो ए है ना वो बी के उत्तर में, तो बी के उत्तर में हो गया ना, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि शहर सी और शहर ए के पश्चिम में है, शहर ए के पश्चिम में कौन है सी है, तो शहर ए के पश्चिम में यहाँ पर सी हो गया, ठीक है ना, पश्चिम में सी हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि शहर डी और शहर सी के दक्षिण में, शहर जो डी है ना डी, तो शहर सी के दक्षिण में, तो शहर सी के दक्षिण में कौन हो गया, यहाँ पर आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना, ये डी दिख रहा है, ठीक है, डी हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि शहर ई शहर डी के पूर्व में, लेकिन शहर जो यहाँ पर आपको ई है वो डी के पूर्व में है, तो डी के पूर्व में तो यहाँ पर चलेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर कौन दिख रहा है और ई दिख रहा है, ठीक है, ई दिख रहा है, ये पूर्व में हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपको शहर ई जो है वो डी के पूर्व में है, तो डी के पूर्व में हो गया, ठीक है ना, डी के पूर्व में हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि शहर बी शहर ई के दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण पूर्व में है, जो शहर बी है ना शहर बी वो यहाँ पर शहर ई के, ठीक है, दक्षिण पूर्व में है, तो देखिए हाँ दक्षिण पूर्व में दिख रहा है, जैसे यहाँ पर आपको कोना में आ गया, तो देखिए यहाँ पर दक्षिण और पूर्व आ गया ना, बी आ गया, ठीक है, बी बैठ गया। तो बोल रहा है कि शहर ए के संदर्भ में शहर ई किस स्थान में है, बोल रहा है कि देखिए शहर ए के संदर्भ में, ठीक है, तो शहर ए को रखते हैं,
ये शहर ए हो गया। शहर ए के संदर्भ में शहर बताना है कि ई किस स्थान यानी किस जगह पर है, जैसे किस स्थान में है, ठीक है ना। देखिए अब बोल रहा है कि शहर ए के संदर्भ में शहर ई का स्थान क्या है। देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है, एक ऐसा है यानी इसको ऐसे कोना का नियर है, ठीक है ना, इसको कोना में रखते हैं। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए ई हो गया। तो देखिए यहाँ पर पश्चिम दिख रहा है और दक्षिण दिख रहा है। पश्चिम दक्षिण में है, किस में है तो पश्चिम में, और यहाँ पर आपको दक्षिण में है, पश्चिम दक्षिण है। तो पश्चिम दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है यानी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए यहाँ पर आपको दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस और माइनस को परस्पर बदलते हैं, यानी प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दी जाए, यानी गुना के जगह पर क्या रखते हैं भागा, और भागा के जगह पर गुना रखते हैं, इसको परस्पर बदल दिए। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 351 दिख रहा है, गुना क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, माइनस क्या दिख रहा है 284 दिख रहा है, ठीक है, और भागा क्या दिख रहा है 4 दिख रहे हैं, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 11 दिख रहा है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। अब देखिए आप पहले भाग का प्रक्रिया करते हैं, ठीक है ना। भाग का प्रक्रिया करने में देखिए यहाँ पर 7 चौक 28 आ गया और 7 एक मर्द में गया, यानी 71 आ गया, ठीक है, 71 आ गया। इसको गुना करते हैं तो 3 एकम 3 हो गया, ठीक है ना, और 3 5 15 के 5 7 में 1 हो गया, और तितली के 9 1 10 आ गया, यानी 1053 आ गया, फिर माइनस 71 आ गया, और फिर यहाँ पर प्लस 11 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए घटा लेते हैं, पहले क्या करते हैं घटाते हैं। देखिए जब पहले घटाएंगे 1053 में 71 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ये 982 आ जाएगा, और 982 में 11 को जोड़ देंगे। जब 11 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 993 आ जाएगा, ठीक है, 993 गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा तो 993 हो गया। तो 993 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है तो 993 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देख कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी जैम यानी कोबरा है, तो सभी यहाँ पर जैम को रखते हैं, ठीक है ना, ये जैम दिख रहा है, सभी जैम क्या है यहाँ पर कोबरा है, ठीक है ना, यानी कोबरा, ठीक है, एक कोबरा है। आगे बोल रहा है कि सभी कोबरा चटाई है, सभी जो कोबरा है ना वो क्या है चटाई है, चटाई, ठीक है ना, चटाई है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष में क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कि कुछ चटाई कोबरा है, हाँ कुछ जो चटाई है ना कुबरा है। देखिए सभी यहाँ पर कुबरा है ना वो चटाई के अंदर में है, तो सभी के अंदर ही कुछ भी आता है, ठीक है ना, सभी के अंदर भी कुछ आता है, ये सही बोल रहा है। सभी जो यहाँ पर चटाई है वो कुबरा के अंदर में दिख रहा है, नहीं कुबरा जो है ना सभी चटाई के अंदर में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे दूसरा में देखते हैं, दूसरा में बोल रहा है ना कि सभी जैम चटाई है, हाँ सभी जो जैम है ना वो चटाई है, तो सभी जो जैम है वो चटाई के अंदर में दिख रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है। दूसरा भी आपको सही बोल रहा है, दूसरा भी सही बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको देखिए डी में दिख रहा है, यानी देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक दुकानदार ने 750 रुपये में एक कुर्सी खरीदी, उसने, ठीक है ना, उसने 10% की हानि पर बेच दी, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना था आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए एक दुकानदार है, ठीक है ना, वो 750, ठीक है, ये 750 रुपये में क्या करिए एक कुर्सी को खरीदी, यानी सीपी हो गया, ठीक है ना, ये सीपी हो गया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि उसने 10% की हानि पर बेच दी, तो यहाँ पर हानि, ये हानि कितना दिख रहा है ये 10% हो गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना था, जब कुर्सी का विक्रय मूल्य बताना है, क्या बताना है कुर्सी का विक्रय मूल्य। देखिए तो विक्रय, ठीक है ना, विक्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है ना, ये
विक्रय मूल्य। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना था, देखिए 750 हो गया, और यहाँ पर 10% हानि हो गया था, लाभ कितना होगा 90%। ठीक है ना, बट्टा में क्या रखते हैं 100 को रख लेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो कितना गया 75 नवा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 75 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 675 आ गया, 675 रुपये आ गया। तो आपसे वही पूछा था कि विक्रय मूल्य क्या था, तो विक्रय मूल्य आप पर 675 रुपये था। तो 675 रुपये को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 और बी का यहाँ पर तृतीय अनुपाती सी है। ठीक है, यदि बी का प्रथम 3 सम प्रकृत संख्याओं का योगफल यानी योगफल है तो बताना है कि सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 6 और यहाँ पर बी दिया है, इसका तृतीय अनुपाती सी है। ठीक है, तो यदि बी का प्रथम 3 प्रकृत संख्याओं का योगफल है तो बोल रहा है कि यहाँ पर आपको सी का मान ज्ञात करना है। देखिए जब यहाँ पर क्या होता है ना, सी का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले बी रखते हैं, बी बराबर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, यानी द्वितीय अनुपाती। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर आपको प्रथम 3 तो 4 को दिया, फिर यहाँ पर प्लस 6 दिख रहा है तो 6 को रखेंगे, फिर यहाँ पर कितना हो गया, सबको जोड़ेंगे तो 12 गया, बी का मान कितना गया 12 गया। तो आपसे पूछा क्या है सी का मान, तो यहाँ पर देखिए प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योगफल है। ठीक है ना, देखिए बोल रहा है कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का, ठीक है नहीं सम संख्या का, तो यहाँ पर सी दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए बी दिख रहा है, तो बी का स्क्वायर कर देंगे और बट्टा में 6 कर देंगे। ठीक है ना, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुने 12 है। ठीक है, बट्टा में 6 है, 6 दूनी के 12 आ गया, यहाँ पर 12 दूनी के 24 आ गया, कितना गया 24 हो जाएगा। तो वही पूछा है कि सी का मान ज्ञात कीजिए, तो सी का मान कितना गया 24 आ गया। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी 24.0 है, तो यहाँ पर 24 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो अपनी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 30 छात्रों की एक कक्षा ने यानी भौतिकी की परीक्षा दी। ठीक है, 30 छात्रों ने एक कक्षा में भौतिकी की परीक्षा दी। बोल रहा है कि 14वें छात्रों औसत, ठीक है 14 छात्रों के औसत अंक 98 थे, अन्य छात्रों के औसत अंक 54 थे, तो पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 30 छात्रों की औसत, देखिए 30 छात्रों की एक कक्षा में भौतिकी की परीक्षा दी। ठीक है, भौतिकी की परीक्षा 30 को छात्र दिया, जिसने बोल रहा है कि 14 छात्रों की औसत अंक यहाँ पर 98 थी। देखिए तो पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर औसत रखते हैं। ठीक है ना, ये औसत हो गया, औसत हो गया। अब देखिए बोल क्या रहा है कि देखिए 14 छात्रों की औसत अंक 98 थी, तो 14 को यहाँ पर, ठीक है 14 छात्रों की औसत अंक 98 से गुना कर लेंगे। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। अब बोल रहा है कि अन्य छात्रों के औसत अंक 54 थे, अन्य मतलब क्या हो गया, जिससे यहाँ पर 30 था। ठीक है, और 30 में 14 को दे दिया है तो कितना बचेगा, ये 16 हो गया ना, 16 आ गया, तो अन्य कितना बचा, अन्य 16 को बचा। ठीक है ना, ये 16 को बचा, क्योंकि 14 को दे दिया तो अन्य कितना होगा 16, और 16 में गुना करेंगे कितना, ये बोल रहा है कि औसत अंक कितना है 54 है, तो यहाँ पर आपको 54 को रख लेंगे। ठीक है, आप बट्टा में कितना रखेंगे, टोटल रखते हैं, टोटल 30 हो गया। अब इसको देखिए आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये 1372 आ गया। ठीक है, फिर माइनस कितना दिख रहा है 864 आ गया। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे और घटाएंगे। ठीक है ना, इसको घटाने के बाद में कितना गया, देखिए घटाने के बाद में 22 और 36 आ जाएगा। इसको 30 लिए भाग करेंगे तो भाग करने के बाद में कितना गया, इसको भाग करेंगे तो कितना गया, ये 74.5 आ गया। कितना गया 74 ये पॉइंट में, ठीक है ना 74.5 आ गया। तो 74.5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।